हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS कॉन्सेप्ट 99। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से AIBE के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस के बारे में। तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपका जो प्रीवियस पेपर हो चुके हैं, आपके जो पेपर आने वाले हैं और जो पेपर चल रहे हैं, फ्यूचर में जितने भी पेपर आएंगे ये उन सब के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर के जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, वो जितने हुए हैं, जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, उन सब पेपरों को देखा मैंने। पिछले 10 साल तक के पेपर देखे, यानी 10 सेट देखे थे मैंने। पिछले 10 सेट देखे हैं और उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं। यानी कि केस यही रहा है, मुद्दा यही रहा है, लेकिन केवल यहाँ पे पात्र बदल दिए गए हैं। पात्र बदल दिए गए हैं तो फिर व्यक्ति को लगता है कि ये कोई नए क्वेश्चन आए हैं, नए स्थान से आए हैं, कुछ नया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केस एक ही चलते हैं। जैसे कि मानिए किसी जैसे कितने तरीके केस हो सकते हैं, 100 तरीके के केस हो सकते हैं। बाकी जो नए नए केस आते हैं वो बात अलग होती है कि नए केस आए हैं, लेकिन अधिकतर 100 तरीके केस होंगे। मैं अपनी बता रहा हूँ, सिर्फ मानिए 100 तरीके केस हैं। अब 100 तरीकों को ही इतने तरीकों में बांट के बताया जाता है कि ऐसा लगता है कि ये केस इनफाइनाइट है। होता यही है, इसके आगे का जो एक है उसे गायब कर दिया जाता है, क्योंकि इसे इतने पात्रों में बांट के होता है। तो आज ही मैं इस चीज़ को बात करने जा रहा हूँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन हैं वो किस टाइप के 5 क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेपर में नंबर कम रह जाएँ, मैं चाहूँगा नहीं, लेकिन अगर कम रह जाएँ तो फिर आप इस चैनल को ज़रूर याद करना। अगर आपको कहीं भी कुछ यानी कुछ नहीं मिलता है मटेरियल याद करने के लिए, तो इस चैनल पे ज़रूर आना, क्योंकि ये चैनल आप ही का है। आपको इस पे प्रीवियस पेपर, देखिए जो आपका पेपर आने वाला है उससे संबंधित आपके लिए एक टिप आएगी, यानी टिप्स दी जाएंगी कि आपको किस तरीके के एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में अगर आपको याद नहीं है तो आपको तब क्या करना है, क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई ट्रिक होती है। तो आपको ज़रूर मिलेंगी। और हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 1K का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये 1K का टारगेट है, तो इसे कंप्लीट जल्द से जल्द करा दें और एक जने को ये वीडियो सेंड जरूर कर देना, ताकि उसका भी जो कहें तो सपना है उसमें सिलेक्ट होने का वो भी पूरा हो जाए। और अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी ही। और अगर अभी नहीं करते तो अगर आपको पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यानी कि आप पहले वीडियो को देखें, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के पेपर देखें अगर आपको विश्वास नहीं है तो, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप इस चैनल पर आके अपना सुझाव देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पहले क्वेश्चन में कहता है कि एक गिरवी रखने वाले व्यक्ति के मोचन के अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है। ठीक है, तो रूल आप लोगों को पता ही होंगे। जैसे कि रूल में क्या आता है कि ABC, यानी इसमें काका दे रखे हैं, लेकिन मैं ABC बोलता हूँ, ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको एक जो राइट आंसर है वो आपको सोच के रखना है कि ABCD कौन सा हो सकता है। उसका जब मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा तो इससे आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। और कुछ भाइयों ने इसमें सहयोग भी किया है, कुछ भाइयों बहनों ने, तो धन्यवाद कि उन्होंने कमेंट करके बताया हमें कि उनका आंसर क्या है, तो उनकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ओके, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कहता है कि गिरवी रखने वाले व्यक्ति को मुक्त अधिकार विशेष रूप से संवेदनात्मक अधिकार है, यानी उसे मुक्त अधिकार है। और बी यानी खा में कहता है कि गिरवी रखने वाले व्यक्ति के मोचन के अधिकार पर कोई भी क्लॉग या फैक्टर गिरवी रखने वाले के मामले में शून्य है, यानी उस पर कोई भी क्लॉग या फैक्टर नहीं है। और सी में कहता है गिरवी रखने वाले के आदेश के अधिकार पर कोई भी क्लॉग या फैक्टर गिरवी रखने वाले के कहने पर शून्य हो जाता है, यानी ये निर्भर नहीं करता, ये उसी की बातों में निर्भर करता है कि ABCD कुछ भी हो सकता है। सॉरी माफ करना, मैं थोड़ा हो गया, ABCD नहीं, यानी इसमें यह है कि वो जब कहेगा तभी शून्य होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, और ये इसमें कहता है कि गिरवी रखने वाले व्यक्ति के मोचन के अधिकार पर कोई भी क्लॉग या फैक्टर शून्य है और शून्य होता है, यानी शून्य हो भी सकता है, शून्य नहीं भी हो सकता। ABCD 4 दे रहा है, फैक्टर ये सब शून्य है। ठीक है, तो आप लोग इनमें से एक अपना राइट आंसर सोच लेना ABCD। और
मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरवी रखने वाले व्यक्ति की मोचन के अधिकार पर कोई भी क्लॉग या फैक्टर शून्य और शून्य होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मेरी जो मिस्टेक होती हैं, जो जितनी भी मैं वीडियो बनाने में जो भी होता है मिस्टेक वगैरह, वो गलती करता हूँ मैं वीडियो बनाने में हो या बैकग्राउंड साउंड में हो, आवाज़ में हो, या थोड़ा हिंदी पढ़ने में हो। तो थैंक्स फॉर एडवाइस, क्योंकि आप भी मुझे एडवाइस दें कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, कहाँ मैं गलती कर देता हूँ, ताकि ये चैनल मेरा अभी अभी शुरू हुआ है तो थोड़ा ग्रो करने में टाइम लगेगा, लेकिन आप अपनी एडवाइस देंगे, आप लोग सहयोग बनाएंगे तो ये ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निहित स्वार्थ नहीं है। ठीक है, निहित स्वार्थ नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए यानी कि का, खा, गा, घा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में, पहले ऑप्शन में ये कहता है संपत्ति के हस्तांतरण, यानी संपत्ति का जो वितरण होता है उसमें, बंटवारा जो होता है उसमें, संपत्ति के हस्तांतरण पर उसमें एक ब्याज एक ही व्यक्ति के पक्ष में बनाया जाता है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाता है कि इसे तत्काल प्रभावी करना है। और खा में कहता है संपत्ति के हस्तांतरण पर ब्याज का आनंद स्थगित कर दिया जाता है। सी में कहता है संपत्ति के हस्तांतरण पर उसी संपत्ति में पूर्व ब्याज किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित या दिया जाता है। और सी में यानी घा में कहता है कि संपत्ति के हस्तांतरण पर किसी व्यक्ति के पक्ष में एक ब्याज बनाया जाता है केवल किसी निर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या ना होने पर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, का, खा, गा, घा। ठीक है, तो आप इनमें से अपना राइट आंसर सोच लेना क्या हो सकता है। तो आपको बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा। संपत्ति के हस्तांतरण पर किसी व्यक्ति के पक्ष में एक ब्याज बनाया जाता है केवल किसी निर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या ना होने पर। तो हम अपने चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। और मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ एक छोटा सा लाइक कर देना अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो, क्योंकि देखो लाइक करने में ना आपका टाइम जाएगा ना मेरा टाइम जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि कितने लाइक आए, कितनी मेरी यानी लोगों को वीडियो थोड़ा पसंद आई है, अच्छी लगी, मुझे वीडियो बनानी चाहिए। बस आप एक लाइक कर देना, आपको सिर्फ ऐसे क्लिक कर देना, बस आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यानी आपको कि आपने लाइक कर दिया है। मुझे पता है आप लोग लाइक जरूर कर देंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है आमतौर पर संदर्भित अचल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में पक्षों का अनुबंधित दायित्व क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। का में कहता है एक वाचा या एक शर्त, एक विचार, एक समाप्ति। तो आप इनमें से एक अपना राइट आंसर सोच के रखना, आपको कौन सा लगता है। ये लगता है यानी वो का, खा, गा, घा। तो मैं आपको इसका जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वाचा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है और आपका जो राइट आंसर जो है वो राइट जा रहे हैं। अगर राइट नहीं जा रहे हैं तो फिर मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। ये वीडियो पूरी होने के बाद इसके बाद एक बार वीडियो को रिवीजन के तौर पर ज़रूर वॉच कर लेना। आप कहेंगे रिवीजन के तौर पर क्यों वॉच करें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके 3 डॉट आ रहे होंगे, ठीक है, ऊपर उस पर क्लिक करना। यहाँ पे एक स्पीड करके सेक्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना। और यहाँ पे ये 2x की आएगी या 1.5 गुना x आएगा, या यानी कि इस तरीके 1.25। तो इस तरीके से आप कितनी भी रफ्तार बढ़ा लेना। इससे आप रफ्तार बढ़ा लेंगे तो आपका इससे टाइम भी बचेगा और आपका रिवीजन भी बहुत जल्दी होगा। रिवीजन कैसे होगा, जैसे कि आप एकदम आएंगे, वीडियो आपने मानिए 2x पर कर दी है, तो एक गिरवी रखने वाले आपके नज़र में जैसी क्वेश्चन आएगा वैसी के वैसी इसका आंसर भी आ जाएगा। इसका आंसर घा होगा, बिल्कुल रट जाना चाहिए, बिल्कुल यानी समझ में ऐसा आए कि दिमाग में छप जाए क्वेश्चन। एक निहित स्वार्थ वाले में इसमें घा जाएगा। ठीक है, यानी आपको क्या पढ़ना है, एक निहित स्वार्थ नहीं है, और उसके बाद में आपकी नज़र सीधे इन सबको छोड़ते हुए सीधे आंसर की तरफ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। अगर आपको क्वेश्चन याद हो गया, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आपकी नज़र कहीं और नहीं जाएगी, आपकी सीधे ही आंसर पे जाएगी। और आप रिवीजन कैसे करेंगे ये, कि आपको कैसे पता कि ये है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाना और इधर वीडियो ऑन करना, और जैसी क्वेश्चन देखो एकदम आंसर प्रिंट कर देना। आंसर प्रिंट करने के बाद फिर आप जब आगे आएंगे
फिर देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ आपने आंसर सही बताया। अगर आपने आंसर गलत बताया है तो आपको पता चलेगा कि मेरी गलती कहाँ करी मैंने, आखिर मैंने ये क्यों बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन कर दिया, फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं कि जब एक शर्त पर निर्भर यानी जब एक शर्त पर निर्भर संपत्ति में ब्याज बनाया जाता है तो क्या होता है यदि स्थिति संभव हो जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी यानी काका काका। तो पहले में कहता है यदि इसका पर्याप्त रूप से अनुपालन किया जाता है तो शर्त को पूरा किया जाता है। खा में कहता है ब्याज विफल हो जाता है। और गा में कहता है स्थानांतरण के विकल्प पर ब्याज शून्य है और स्थानांतरणकर्ता के विकल्प पर ब्याज शून्य है। तो यह 4 ऑप्शन है, आप इसका एक राइट आंसर सोच लो। मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर खा, ब्याज विफल हो जाता है। ठीक है, और आप चलते हैं हमारे इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो इस वीडियो का पूरा एक तरीका है तो पूरी जड़ है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 5। ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इस क्वेश्चन को आपको पूरा वॉच करना है। तो ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे इसमें कहता है एक हिंदू ए, ठीक है, एक हिंदू ए केवल स्व अर्जित संपत्ति का मालिक है, यानी उसने खुद एक संपत्ति जो कमाई है, जो उसकी संपत्ति है उसका वह मालिक है। और उसकी पत्नी वी, यानी उसकी पत्नी है एक बी, और एक भाई है, यानी उस जो हिंदू ए है उसका एक भाई है सी। ठीक है, तो ए बी सी। और इसमें कहता है कि ए और बी की कोई संतान नहीं है, यानी कि जो पति पत्नी है ये हिंदू ए और बी, इन दोनों की कोई संतान नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन नीचे निर्धारित सटीक होगा। यानी मेन चीज़ आती है कि उसमें संपत्ति का अधिकारी कौन बनेगा, कि उनकी संतान तो है नहीं तो क्या भाई बनेगा। तो यहाँ पे सिद्धांत, या फिर ये किसके आधार पर कहा गया, तो यहाँ पे सिद्धांत ये दे रखा है यदि 82 स्पष्ट, यानी 82 का मतलब है कोई इसके संभालने वाला स्पष्ट या एक विरासत या इसी तरह के अधिकारों के लिए सफल संबंध का मौका, या नंगे यहाँ पे नंगे शब्द का मतलब है कानून उत्तराधिकारी का ना हो, यानी कि उसमें कानून का कहीं भी कोई कहें तो हस्तक्षेप या कानून की कहीं संभावना नहीं हो, कि यानी एक नंगे संभावना है, यानी कानून उसमें उत्तराधिकारी नहीं है। तो इस तरह के एक अधिकार संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में हस्तांतरणी नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि इसमें ये जो है ये सिद्धांत है, ये आपको AIB की जो लॉ की किताब होती है उसमें ये आपको सिद्धांत मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन है आपके लिए कि मैं क्वेश्चन बताता हूँ एक बार फिर से, कि एक हिंदू ए है, उसने संपत्ति कमाई है, उसकी पत्नी बी है और उसका एक भाई सी है, और ए बी की कोई भी संतान नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सटीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, सबसे सटीक अनुप्रयोग है। ठीक है, सबसे सटीक है। तो क्योंकि बहुत सारी जगह कहता है सबसे सटीक नहीं है, तो आपको नहीं वाली भी देखनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे सटीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं क्योंकि, और यहाँ पे 3 हैं ऑप्शन। तो पहले में कहता है सी संपत्ति के लिए अपने अधिकार को हस्तांतरित नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास केवल उत्तराधिकार का एक नंगे मौका है, यानी उसके पास कोई भी उत्तराधिकार का मौका नहीं है। ठीक है, यानी कानूनी उत्तराधिकारी का ना होना, यानी कानून के तौर पर वो कोई उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि वो तो केवल उसका सी जो है संपत्ति, यानी उस ए का भाई है, तो उसका कोई भी उसमें वो नहीं है, कहें तो अधिकार नहीं है। और इसमें कहता है सी बच जाता है अपने अधिकार को ए की संपत्ति में स्थानांतरित कर सकता है क्योंकि संपत्ति स्वयं अधिग्रसित है, यानी कि उसके कहने वाला है कि ए जो है वो सी को संपत्ति दे सकता है क्योंकि ए ने वो संपत्ति स्वयं कमाई है। स्वयं जो है ये ऐसा नहीं है कि उसने दोनों ने मिलकर खरीदी, यानी कि उसकी खुद की है वो ए की। और सी संपत्ति के लिए अपने अधिकार को हस्तांतरित कर सकता है क्योंकि वी की मृत्यु पर ब्याज दर है, यानी कि उसने बीमा वगैरह करा रखा है, जीवन बीमा जो कराते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे उसका यानी अधिकार है। तो यहाँ पे आप लोग इनमें से एक आंसर सोच लेना, ए बी यानी कि का खा गा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर का राइट होगा। तो इसमें कहता है जिसकी सी संपत्ति के लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं है क्योंकि उसके पास केवल उत्तराधिकारी का एक नंगे मौका है, यानी कि वो कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं फिर से, आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपने लाइक कर दिया तो ये यानी बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो एक क्लिक कर देना जाते समय। ठीक है,
और ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना, केवल क्लिक करना और नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उस पर क्लिक कर देना। और किसी भी एक व्यक्ति को, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक व्यक्ति को ये वीडियो सेंड कर देना ताकि उसकी भी तैयारी हो जाए। और इस चैनल पे आपको कंपटीशन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, यानी कंपटीशन जितने भी एग्जाम आएंगे उन सब की तैयारी कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।